सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पिछले क्लास में हमने देखा था मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लेना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं अभी पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द पार्टीज? अब इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, जैसे कि आप जानते हैं मेकर को प्रॉमिसरी नोट में, पेई को जिसको पैसा लेने का अधिकार है, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, बिल्स में ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टर, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड भी अच्छे से देख लिए, एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी हमने देख चुके हैं। चेक में मेकर, ड्रॉई बैंक रहेगा जो कि हमेशा, पेई एक्सेप्टर नहीं होता, होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी। ठीक है, अब बाकी तो पार्टीज आपको पता है। अब हम देखते हैं मेन होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच का डिफरेंस। कई क्वेश्चंस आते हैं इन पे भी आपको, तो वैसे ऑलमोस्ट आप देखोगे सब चीज रिवाइज होगी क्योंकि आपको मैंने पूरा डिटेल में वैसे ही पहले बता चुका हूं। तो देखो, द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी पर्सन ही इज एंटाइटल्ड, जिसको अधिकार है। ठीक है, अधिकार होना इंपॉर्टेंट है किस चीज का? इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन, पहली चीज है पोजेशन, एंड टू रिसीव द अमाउंट। दो चीज का अधिकार अगर है तो ही इज अ होल्डर। तो होल्डर को एंटाइटल्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। तो अधिकार होना होल्डर होता है। अगर मेरे पास है एक इंस्ट्रूमेंट लेकिन मेरे को अधिकार नहीं है तो आई एम नॉट दी होल्डर। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि मेरे को एक चेक मिला, जमीन पे पड़ा था, बेयरर चेक था। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं बैंक जाऊंगा तो पैसा जरूर मिल जाएगा, बट बताओ क्या मुझे अधिकार है उस पे पैसा क्लेम करने का? तो नहीं। वैसे ही एक चेक है जो मेरे पास रखा है, मैं पेमेंट रिकवर करने जा रहा था लेकिन मेरे को रोक दिया गया, कोर्ट ने बोला शर्मा जी आपको इस पे पेमेंट लेने का अधिकार नहीं। भले ही अब ये मेरे पास है, मैं उसको अपने पास रख रहा हूं, बट मेरे को पेमेंट लेने का अधिकार नहीं है। तो अगर उसमें पोजेशन या पेमेंट किसी का भी अधिकार नहीं है तो ऐसे केस में द पर्सन कैन नॉट बिकम अ होल्डर। इसीलिए एजेंट वगैरह हो गया तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम। एजेंट खुद के नाम से थोड़ी एंटाइटल्ड होता है। वैसे ही सर्वेंट हो गया, तो ऐसे केसेस में दे आर नॉट होल्डर्स। होल्डर कौन है? मैं हूं। फिर होल्डर फॉर वैल्यू, ये डेफिनेशन थोड़ी सी बाद में अभी समझेगी अपन, कंसिडरेशन वाले जब टॉपिक पे आएंगे तो पढ़ लो। लेकिन एक बार, मीन्स एज रिगार्ड्स ऑल द प्रायोरिटीज प्रायर टू हिमसेल्फ, अ होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर विच वैल्यू हैज एट एनी टाइम बीन गिवन। जिसमें कभी भी एक बार कंसिडरेशन आ गया तो वहां पे फिर वो व्यक्ति होल्डर फॉर वैल्यू बनेगा, आगे वाला हर व्यक्ति होल्डर फॉर वैल्यू बनेगा। तो देखेंगे अपन होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कौन? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी स्पेशल 3 पॉइंट उसको पूरा करना है। उसने वैल्यू दिया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए। ही बिकेम द होल्डर बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले होल्डर बनना चाहिए। एक्सेप्ट एक केस में, अगर आप अकोमोडेशन बिल की बात कर रहे हैं तो ही कैन बिकम इवन आफ्टर मैच्योरिटी, ही कैन बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इवन आफ्टर मैच्योरिटी। फिर ही डज नॉट हैव एनी कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ पर्सन, जिससे उसको टाइटल मिला, और इसी को हम बोलेंगे ही एक्टेड इन गुड फेथ। ये दोनों एक ही पॉइंटर्स है, थर्ड और फोर्थ आप बोल सकते हैं एक ही पॉइंट है। तो इसीलिए एक्सप्लेन किया आपको कौन व्यक्ति होल्डर रहेगा और होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट में इंस्ट्रूमेंट मिला, बताओ उसने वैल्यू दिया क्या? नहीं, उसको गिफ्ट मिला। मैंने बोल दिया जिसको भी 90+ मार्क्स आएंगे मेरे सब्जेक्ट में, लॉ टैक्सेशन दोनों में, तो उसको मैं 1 लाख रुपए का चेक दूंगा। अब यहां पे कोई व्यक्ति को अगर मैंने चेक दिया हूं एज अ गिफ्ट, तो ये गिफ्ट चेक जो रहेगा इसमें बताओ कोई कंसिडरेशन मिला क्या? तो नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ ही इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही इज जस्ट अ होल्डर। ठीक है, वैसे ही अनलॉफुल कंसिडरेशन या इलीगल मेथड से किसी ने लिया है तो वहां तो वो होल्डर भी नहीं बनता, क्योंकि उसको वो इंस्ट्रूमेंट रखने का ही अधिकार नहीं है। आफ्टर मैच्योरिटी होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। वैसे ही अगर गुड फेथ नहीं है, देयर वर रीजंस टू बिलीव कि आगे वाले का ट्रांसफर डिफेक्टिव हो सकता है, तो ऐसे केस में ही विल नॉट बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। एग्जाम्पल दिया है, ए ड्रॉज ए चेक फॉर ₹100 एंड हैंड्स इट ओवर टू बी बाय वे ऑफ गिफ्ट। इज बी होल्डर इन ड्यू कोर्स? तो आंसर है नहीं।
ठीक है, ही इज अ होल्डर बट ही इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, पहला पॉइंट है नेचर। नेचर यानी क्या, तो डेफिनेशन बताई गई है। तो होल्डर मीन्स एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो व्यक्ति होल्डर है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर गुड फेथ, इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड बिफोर मैच्योरिटी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होल्डर के लिए रहे नहीं रहे दोनों हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसिडरेशन हमेशा रहेगा ही। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले अगर होल्डर ने अक्वायर किया है तो ही कैन बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए बिफोर मैच्योरिटी होना ही चाहिए एक्सेप्ट अकोमोडेशन बिल। लेकिन अगर हम सिर्फ होल्डर बनने की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में इट कैन बी इवन आफ्टर मैच्योरिटी। टाइटल, आपने देखा था होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज अ टाइटल बेटर देन द ट्रांसफरर इवन इफ देयर इज एनी डिफेक्ट, इसको डिफेक्ट नहीं मिलता। बट होल्डर के केस में ऐसा नहीं है, होल्डर को डिफेक्टिव टाइटल अगर आ चुका है तो ही विल हैव ओनली अ डिफेक्टिव टाइटल। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स, ये भी हमने देख चुके हैं। अगर अनलॉफुल मीन्स से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हूं तो मैं यहाँ पे अधिकार नहीं रखता। इवन कोई होल्डर है जिसको पता है कि गड़बड़ है, अनलॉफुल मीन्स आ चुका था कहीं, तो ही विल नॉट गेट अ टाइटल, उसको पैसा लेने का अधिकार नहीं रहेगा, ही विल बी जस्ट अ होल्डर। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम द पेमेंट इवन इन केस ऑफ अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्टिशियस बिल, फिक्टिशियस बिल यानी क्या, तो फिक्टिशियस बिल यानी एक ऐसा बिल जिसमें पेई इज फिक्टिशियस, यहां पे अब पेई फिक्टिशियस वाला केस है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके दिया, बिल ड्रॉ इसने किया था, और इसने एक्सेप्ट किया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें लिखा है पे टू एफ, तो एफ यानी क्या हो गया, ये पेई हो गया। पेई कैसा है, फिक्टिशियस, ठीक है, फिक्टिशियस पेई है, ये एक्चुअल में नहीं है। अब यहां पे बताओ क्या ए को अधिकार है पैसा लेने का, तो आंसर है नहीं। लेकिन यहीं पे अगर ये ए एक्स को ट्रांसफर कर देता है, अब वो साइन किसकी करना पड़ेगा, उसको एफ की करना पड़ेगा। तो यहां पे जब ड्रॉ किया उसने तो उसने लिखा पे टू एफ, अब यहां पे वो लिखेगा पे टू एक्स और एफ की साइन करेगा, क्योंकि होल्डर कौन है, पेई कौन है, तो एफ हमारा पेई है, तो ट्रांसफर कैसे होगा, पेई की सिग्नेचर से। बट ये तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो यहां पे एक्चुअल में ए साइन कर रहा है, बट स्टिल एक्स विल हैव अ गुड टाइटल, इसको टाइटल मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू, यहां पे भी एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो राइटिंग है ड्रॉ करने वाली और ये जो राइटिंग है एंडोर्स करने वाली, ये सेम राइटिंग में होना चाहिए। सेम सिग्नेचर हो ये नहीं बोला है, सेम राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सेम राइटिंग में है तो ऐसे केस में एक्स कैन क्लेम फ्रॉम बी। बी कैन नॉट प्लीड दैट ये तो फिक्टिशियस बिल था, वो बोल नहीं सकता, तो वही दिया है, अ होल्डर कैन नॉट क्लेम पेमेंट ऑन फिक्टिशियस बिल व्हाइल अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन। राइट टू रिकवर द अमाउंट, होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम मेकर या उसको उसके पहले वाली पार्टी। तो होल्डर किससे रिकवर करेगा, जस्ट उसके पहले वाली पार्टी से या जो ओरिजिनल पार्टी है उनसे। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर फ्रॉम ऑल द प्रायर पार्टीज, वो हर प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। प्रिविलेजेस, होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं। Hence it can be said that whereas every holder in due course is a holder, every holder is not a holder in due course. Simple है। राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या क्या राइट्स है, सब रिवीजन है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफेक्ट्स इन द इंस्ट्रूमेंट्स आर एलिमिनेटेड, तो सिंपल है, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको बिना किसी दाग के इंस्ट्रूमेंट मिलता है। अनऑथोराइज्ड एक्ट्स ऑफ एन एजेंट में भी वैलिड, एजेंट के एक्ट जो है वो अनऑथोराइज भी रहेंगे तो भी वैलिड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए था, ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने इसको एक प्रॉमिसरी नोट बना के दिया। अब समझो ए जो है ये एजेंट है और पी जो है ये प्रिंसिपल है। यहां पे पी ने अधिकार दिया ही नहीं ए को कि वो उसको एंडोर्स कर सके, बट फिर भी वो एंडोर्स कर देता है एक्स को। अब यहां पे ये विदाउट अथॉरिटी कर रहा है, तो भी ऐसे केस में एक्स विल गेट अ गुड टाइटल, ठीक है, इफ इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर इसी को ये पता होता कि नहीं है ए को तो अधिकार नहीं है, तो ऐसे केस में एक्स सिर्फ होल्डर हुआ होता और उसको गुड टाइटल नहीं मिला होता, ठीक है। तो ऐसा है। फिर गुड टाइटल इन एन इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमने देखे।
अगर एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, ए ने बी को गुड्स दिया था 10,000 के और इसने एक इनकम्प्लीट प्रॉमिसरी नोट भर के दे दिया और यहाँ पे ए को बोल दिया अमाउंट भर लेना, उसने भर दिया 12,000, तो यहाँ 12,000 रिकवर कर सकता है कि नहीं, ही इज होल्डर, तो ये रिकवर कर सकता है सिर्फ 10। लेकिन अगर ये आगे चले जाता है एक्स के पास और एक्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो एक्स कैन क्लेम होल 12,000 subject to sufficient stamp duty should be paid on the instrument to cover the amount so filled। तो ऐसा है। फिर liability of prior parties to holder in due course, every prior party is liable but holder के लिए every prior party is not liable। holder in due course can file suit in his own name, खुद के नाम से केस फाइल कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे को इंस्ट्रूमेंट मिला था, समझो ए से बी को मिला, बी से सी को मिला, सी से डी को मिला, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी डी के बीच में, बट डी कैन फाइल सूट इन हिज ओन नेम इवन ऑन ए या उसके पहले की कोई पार्टीज। तो ये भी पता है आपको। फिर राइट टू इन्फोर्स पेमेंट इन केस ऑफ फिक्टिशियस बेल, ये अभी जस्ट बताया मैंने कि अगर जो राइटिंग है वो मैच होती है, हैंड राइटिंग सेम होना चाहिए, विल बी इन द सेम राइटिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा एज दैट ऑफ ड्रॉवर। तो ऐसे केस में रिकवरी की जा सकती है इवन इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर। ठीक है, तो ये अभी जस्ट देखा था हमने, अगर आपको याद होगा तो ये फिक्टिशियस पेई है, तो ऐसे केस में एक्स कैन रिकवर द अमाउंट इवन इफ एफ इज फिक्टिशियस, तो भी एक्स रिकवर कर सकता है सब्जेक्ट टू ये राइटिंग और ये राइटिंग मैच होना चाहिए। तो ये देखा था हमने। फिर राइट्स इन केस ऑफ एन अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट, अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट में भी होल्डर कैन नॉट क्लेम बट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन, बट ये प्रोटेक्शन फॉर्जरी को नहीं मिलता, ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी एकदम शुरू में ही हमने देखे। स्टॉपल ओरिजिनल पार्टीज डिनाई नहीं कर सकती, अगर वही तीनों जन मना कर देंगे ड्रॉवर ड्रॉई पे ही, तो बेचारा होल्डर जो है उसको तो कहीं से पेमेंट रिसीव करने का अधिकार ही नहीं बचेगा। इसीलिए ओरिजिनल पार्टीज कैन नॉट say that they have not made the instrument। अब ये एक देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। J accepted a bill of exchange and gave it to K for the purpose of getting it discounted and handing over the proceeds to J। तो K को J ने एक बिल एक्सेप्ट करके दिया, K ने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया और दे दिया और बोला K को कि तुम जाके इसको डिस्काउंट कराना। ठीक है, तो डिस्काउंट करने ये बैंक जाएगा और यहां से डिस्काउंट करके मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, के ने ये नहीं किया और इसीलिए जे ने क्या किया, जे ने ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इंस्ट्रूमेंट को फाड़ दिया, इसके दो टुकड़े कर दिया और जमीन पे फेंक दिया। के वहीं मौजूद था, के ने दोनों टुकड़े उठाया, दोनों को जोड़ा और इस प्रकार से जोड़ा कि ऐसा देखने में लगे कि उसको फोल्ड किया है फॉर सेफ्टी पर्पस, एकदम कोने कोने से जोड़ दिया उसने। तो ऐसे केसेस में के के पास अब वो आ गया, के के बाद अब वो पहुंचा मिस्टर एल के पास और एल एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, तो के ने उठाया और वो एल को मिल गया, एल गुड फेथ में फॉर वैल्यू और बिफोर मैच्योरिटी वो ले लेता है। अब यहां पे क्या होता है, इज जे लायबल ऑन द बिल, क्या जे लायबल है टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, एल जो है एल के लिए क्या जे लायबल है? आंसर है हाँ। देखो दोनों केस में फर्क है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ लेक्चर पहले आपने एक और केस पढ़ा था जिसमें उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया और अपने पास रखा, वो इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी नहीं है, बट ये तो नेगोशिएट हो चुका था, ये नेगोशिएट होने के बाद फिर इसने फाड़ा है, तो ऐसे केस में इट वाज डिलीवर्ड और इसीलिए यहां पे लायबिलिटी रहती है। तो J is liable on the bill, L is the holder in due course who got the bill in good faith for value before maturity। और यहां तो इवन बिफोर मैच्योरिटी वाला पॉइंट भी नहीं लगता क्योंकि अकोमोडेशन बिल है। ठीक है, फिर स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग द कैपेसिटी ऑफ अ पेई, तो ये नहीं बोल सकते कि पेई को अधिकार नहीं है उसको एंडोर्स करने का या पैसा लेने का, तो ये भी एक सिंपल सा रूल है, ये भी आपको पता ही है। फिर स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग दी कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी, कोई भी प्रायर पार्टी जैसे बीच में कहीं माइनर आ जाता है तो ऐसे केस में भी आप डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए ने बिल एंडोर्स किया था एम को, एम माइनर है और यहां से एन के पास आया, एन से के पास आया, तो ऐसे केसेस में भी जब पेमेंट रिसीव किया जाएगा तो कोई जो ओरिजिनल पार्टी है पे करने के लिए वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये एम के पास आया था, तो ऐसे केस में ही इज नॉट लायबल। फिर ट्रांसफरी फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी रूल हमने पढ़े
A person deriving title from holder in due course gets all the rights of such holder in due course even if he is aware of any previous fraud. तो ये एक पॉइंट हमने देखे थे. फिर आगे दिया है राइट्स इन केस ऑफ कंडीशनल डिलीवरी. अगर कंडीशनल डिलीवरी है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो कंडीशनल डिलीवरी में होल्डर कैन नॉट क्लेम जब तक कि कंडीशन पूरी नहीं होती, बट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम इवन इफ द कंडीशन हैज नॉट बीन फुलफिल्ड. कुछ क्वेश्चंस है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको पूरे विद आंसर्स दिए हैं, तो आप इसको गो थ्रू करें एक बार. कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको फोरम वगैरह में पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे आप डाउट क्वेरी भेज सकते हैं, या इवन आप हमारे वेबसाइट हमारे ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं.